Hello guys, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। परसेंटेज की दुनिया में आपका वेलकम करता हूं और परसेंटेज की ज़रूरत हमको हर कदम पर लगती है, चाहे हम डेटा इंटरप्रिटेशन करें, चाहे अपन टाइम स्पीड डिस्टेंस की पढ़ाई करें, चाहे अपन वर्क एंड टाइम की पढ़ाई करें, किसी भी जगह हमको हर कदम पर परसेंटेज की ज़रूरत लगती है। रियल लाइफ सिचुएशंस में, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करें, तो हमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो गाइज हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट परसेंटेज के बता देना चाहूँगा यहाँ पर। यस गाइज, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक बच्चे को 40 मार्क्स आए और एक बच्चे को 50 मार्क्स आए, तो पढ़ने में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? इसको भी मैथमेटिक्स में आए और इसको भी मैथमेटिक्स में आए, तो आपको लगेगा ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसको 50 मार्क्स आए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो 50 मार्क्स आए बच्चे को, ये 500 में से आए, और ये जो 40 मार्क्स आए ये इस बच्चे को 200 में से आए। अब अपन कंपेयर करके एक बार अच्छे से देखते हैं। इसको 500 पे 50 आए और इसको 200 पे 40 आए। एक बार परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसा तरीका होता है उसको निकालने का, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 कैंसिल हो गई है, 40/2 हम इसको मार्क्स बोलेंगे 20%, और इसके 20 से 20 कैंसिल हो गए। इसके मार्क्स है 10%, तो कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है? ये वाला बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसको 20% मार्क्स आए। तो जब हमें क्लैरिटी नहीं होती बेस क्या है, कितने में से, तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं गाइस। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों को ये अरिथमेटिक ही पसंद नहीं होता है और ये साइन भी पसंद नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं यार गाइस, 5% में परसेंट को हटा के अपॉन 100 कर लें, बस हो गया काम। 5% बोलो या 5/100, और सिंप्लीफाई करने का मन है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1/20, यानी मैं 5% को लिख सकता हूँ 1/20। तो परसेंटेज को लेकर के एक टेबल आप लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे 1 को मैं लिख सकता हूँ 100%, तो यदि मैं इसका आधा कर लेता हूँ 1/2, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 50%। एक बार और आधा कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 25%। एक बार और आधा कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 12.5%। एक बार और आधा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 6.25%। इज दैट क्लियर गाइस? जिस तरह से अपन देखो, आपने 1 को याद कर लिया तो ये आधा आधा करते जाएं तो आपका ये काम होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आते हैं अपन 1/3। 1/3 होता है 33.33%। 1/6 इसका फिर आधा कर लीजिए, 16.66%। और 1/12 फिर इसका आधा हो गया ये जैसे, तो 8.33%। फिर इसका आधा करेंगे तो 1/24 हो जाएगा 4.16%। तो इस तरह से अपन परसेंटेज वाली चीज़ें निकाले जा सकते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं 1/5। ये होता है 20%। 20% को हम 1/5 बोल सकते हैं। 5% को 1/20 बोलते हो तो 20% को आप बोल सकते हो 1/5। इसका आधा कर लेंगे तो क्या बनेगा? 1/10, यानी कि 10%। फिर इसका आधा करेंगे तो 1/20, ये बनेगा मेरा 5%। 1/7 होता है 14.28%। तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/14 7.14%। 1/9 11.11%। तो 1/11 9.09%। ये इतने सारे आपने लर्न कर लिए तो आपको बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और आप प्रॉब्लम्स बड़े आराम से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? अब इनको यूज़ कैसे करना मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे 62.5% ऑफ 72, तो यहाँ पर मैं 62.5% निकालना है मुझे 72 का। अब देखो मैं कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि 12.5% होता है 1/8। आप चाहे तो देख लें इधर,
1/8 ये रहा 12.5%। अब मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर देखिएगा। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 62.5%। तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5/8, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 72। 8 9 जा 72, 9 5 जा 45 इज माई आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 77.77% ऑफ 6300। अब अपन यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि 11.11% ये होता है 1/9। इज दैट क्लियर गाइस? ये भी लिखवा चुका हूँ मैं आपको। तो इसका 7 टाइम्स करूँगा तो 77.77% मेरा हो जाएगा 7/9। तो ये मेरा 7/9 ऑफ 6300, तो ये मेरा आ जाएगा 700 इंटू 7 4900 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 22.4% ऑफ 250। अब देखो मैं इसको कैसे स्मार्टली करता हूँ सॉल्व। ये जीरो में यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो इस जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट मेरा हट जाएगा। आप जानते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो अपन में 10 आता है। तो कैन आई से 224% ऑफ 25। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ 25% ऑफ 224। कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ा, ऑफ की जगह ऑफ आ गया, परसेंट आ गया, ये 25 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मैंने इनको आगे पीछे कर दिया। सो अल्टीमेटली हो तो सब मल्टीप्लाई रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ मोर कंफर्टेबल नाउ टू कैलकुलेट 25% ऑफ 224, यानी एक तरह से 1/4 निकालना है 224 का। तो 200 का 1/4 होता है 50 और ये 24 का 1/4 होता है 6। तो फाइनली मेरे को क्या मिल गया 56 इज़ माई आंसर। आई होप ये बात समझ आई होगी। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। The number of students quadrupled from 2020 to 22 in a school, then find the percentage increase. Quadrupled का मतलब होता है 4 गुना हो गया पॉपुलेशन बच्चों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यानी 100 था तो कितने हो गए 400 हो गए। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज जब भी निकालना होता है तो फार्मूला याद रख लीजिएगा। कितना इंक्रीज हुआ वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर देखो 100 से 400 हो गया तो इंक्रीज कितना हुआ 300, तो वो इंक्रीज की जगह 300 आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू 100 था इसका, तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और इनटू में ये वाला 100 तो आना ही आना है। तो ये 2 0 कैंसल, तो ये मेरा आ गया 300%। गाइज यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिए कि जैसे कोई चीज़ 100 से 400 हो गई तो कितना परसेंट बढ़ी थी 300%। तो यदि मैं आपको बोलता हूँ 100 से 200 हो गई तो 100% बढ़ेगी, 100 से 500 हो गई तो 400% बढ़ेगी। इस तरह की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, सो दैट विल हेल्प यू। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कुछ और तरह के क्वेश्चंस की। Riya spends 25% of her income on education, 35% on food and 40% on the remaining 40% of the remaining on entertainment. If she saves 1920, then find her income. ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपन इनकम को कुछ अज्यूम कर लेते हैं नंबर। जैसे मैंने अज्यूम करा 100, इनकम मैंने 100 अज्यूम कर ली, और रिया 25% खर्च करती है एजुकेशन पर। तो एजुकेशन पर वो खर्च करती है 25%, यानी 100 का 25% 25 हो गया। फूड पे खर्च करती है रिया 35%, यानी 35 रुपीज़ फूड पे खर्च करती, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग। तब रिमेनिंग कितना पहले तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिमेनिंग तो 25 और 35 का टोटल 60 गया 100 में से, तो क्या बचा 40, ये रिमेनिंग हो गया। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट पे खर्च करती है कितना परसेंट 40% ऑफ रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग कितना है 40। अब इस 40 का भी 40% निकालना, ऐसे ही करेंगे ना, 2 0 से 2 0 गई तो 16 वो खर्च करती है एंटरटेनमेंट पे। तो बचा कितना 40 में से फिर 16 चला गया तो 24 बचा। फाइनली 100 रुपये थे तो बचे 24,
और उन्होंने सेविंग कितनी बताई है 1920, मतलब जो 24 है वो 1920 है। तो बताइए जो इनकम 100 है वो कितना रहा होगा। 24 कितना टाइम्स होता है 192, शायद 8 जा होता है, 24 8 जा 192। तो ये 1920 है तो ये 80 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा इनकम भी 80 टाइम्स हो जाएगा। सो माई आंसर इज 8000। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से आप फटाफट प्रॉब्लम्स के आंसर दे सकते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए आपको। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the price of tea decreased by 5%, so a person started consuming more tea. If his expenditure increased by 14%, then find his percentage increase in the consumption. Okay guys, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है प्राइस, एक चीज़ होती है कंजम्पशन, और एक चीज़ होती है एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा गाइज, एक्सपेंडिचर हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस डिक्रीज हुआ कितना परसेंट? 100% डिक्रीज, 5% डिक्रीज हो गया, सॉरी। तो जो 100 था वो 95 हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो रेशो स्केल पे बात करें तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 का 19 हो गया, बोल सकते हैं ना ऐसा 5 से काट के। तो प्राइस मेरा 20 और 19 का रेशो जा रहा है, और प्राइस गिर गया तो बंदे ने चाय पीना ज़्यादा बढ़ा दिया, कंजम्पशन बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 14% इंक्रीज हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना है? अब कंजम्पशन तो मुझे नहीं पता है, पर जो एक्सपेंडिचर है वो 14% इंक्रीज हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर 100 था तो 114 हो गया, ऐसा। इज दैट क्लियर? ये इसका रेशो आ गया। तो कंजम्पशन निकालना है तो 100/20 कितना हो गया? 5, और 19 6 जा 114 होता तो 114/19 6 हो गया। इसका मतलब जो कंजम्पशन 5 था वो 6 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1। 5 पर 1 इंक्रीज हुआ, तो 100 पे निकालना है, 20 टाइम्स है ना ये, तो ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा। सो माई आंसर इज 20%। आई होप दैट इज क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूँ, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। प्राइस का रेशो 20-19, क्लियर गाइस? और एक्सपेंडिचर का रेशो 100 और 114। कई बच्चे बोलते हैं सर इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो आप? कर देते हैं भाई। ये 100 का मैं 50 लिख देता हूँ आधा, और इसका 114 का आधा 57 लिख देता हूँ। तो 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 50 को 20 से डिवाइड करना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। क्लियर? मतलब जो कंजम्पशन 2.5 था अब वो 3 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? 0.5। बेस कितना? 2.5 इंटू 100, तो भी वही आ रहा है 20%। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके देख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप बड़े आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस फ्रॉम 40 रुपीज़ पर लीटर टू 50 रुपीज़ पर लीटर, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है? 40 रुपीज़ था मिल्क का प्राइस, 50 हो गया, तो राइस कितना हुआ? 10। कितना बेस? 40, 40 पर 10। अरे गाइस इतना आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 1/4 इंटू 100, 25% मेरा आंसर हो गया। इन ए कॉलेज टोटल स्टूडेंट्स इज 500 एंड गर्ल्स 200, तो बॉयज इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स? इस लैंग्वेज का मतलब जानते हैं? बॉयज इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज तो आएगा ऊपर, गर्ल्स आएंगी नीचे, इंटू 100। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500, गर्ल्स कितनी हैं? 200, तो बॉयज़ कितने हो गए? माइनस कर लो, 300, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा ऊपर, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी नीचे। 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फाइनली आ गया 150%। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज 20% मोर देन बी एंड बी मोर देन बी एंड बी होना चाहिए यहाँ, सॉरी, बी इज 50% मोर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बड़ा आराम से मैनेज कर पाएंगे आप। ए 20% ज़्यादा है बी से, और बी इज 50% मोर देन सी, तो मैं सी को 100 ले लेता हूँ, तो ये 50% ज़्यादा तो 150 हो गया, और ए 20% ज़्यादा है तो 150 का 20% निकालेंगे, 150 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 30 ज़्यादा है इससे, तो ये हो गया 80।
तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, तो सी से ये कितना ज़्यादा है 80, और बेस भी 100 है, तो कहना से 80% ज़्यादा है, ऐसा मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा और तरीका है, यदि आप ऐसा करने में कंफर्ट जोन फील नहीं करते हैं तो आप ऐसा लिख लो पहले ए बी सी। ए इज 20% मोर देन बी, यानी कि ये 100 है तो ये 120 है, तो कहना इसे 5 और 6 का रेशो आ गया। और बी इज 50% मोर देन सी, यानी ये 2 है तो ये 3 है, ये सी 100 है तो ये 150 है, तो 3:2 का रेशो बना। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, स्केलिंग कर लो, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, तो जो 10 था वो 18 हो गया, यानी 8 इंक्रीज हुआ 10 पर, तो 100 पर कितना हुआ 80% इज माई आंसर। सो दिस वे ऑल्सो वी कैन मैनेज। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज 25% मोर देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। एक चीज़ और याद रखना कि देन कहीं वर्ड आता है और उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमेशा अपॉन में आएगी। अब जैसे ए और बी, क्वेश्चन में बोला ए 25% मोर देन बी, तो मैं इसको 100 ले लेता हूँ तो ये 125 आ जाएगा। तो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, अब बी ए से लेस तो है कितना 25, तो 25 डिवाइडेड बाय बी को कंपेयर कर रहे हैं ए से, देन के बाद ए है तो ए का वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 25 5 ज़ा 100/5, 20% इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक और है, आप कंफर्टेबल लगे आप यूज़ करें उसको। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है 25%, कहने से 1/4, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो न्यूमरेटर को ऐसा कैसे ही रख लो और दोनों का टोटल नीचे लिख लो, तो ये 1/5 कितना आ रहा 1/5 20%, ये डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा। इज दैट क्लियर? ऐसा तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे कोई आपको बोले कि ए बी से सपोज करिए 40% ज़्यादा है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है। अब ये 40% ज़्यादा है, 40% होता है 2/5, एम आई राइट? तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो ये न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, नीचे दोनों का टोटल, तो ये आ जाएगा 2/7 ऐसा। अब 2/7 को परसेंटेज में बोलना है तो 1/7 होता है 14.28, तो ये आ जाएगा 14.28 का डबल 28.56%। आई होप दैट इज क्लियर। तो आप पूरा करेंगे इसको अच्छे से तब भी वही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? आप इसे समझ के देख लें। ए बी से 40% ज़्यादा था, तो ये 100 है तो ये 140 है, तो ये इससे कितना कम है 40 कम है, कितने बेस पे 140 पे, तो 100 पे निकालना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2/7 इंटू 100, वही चीज़ तो आ गई। 2/7 को परसेंटेज में बोलना है तो 1/7 कितना होता है 14.28, सो 2/7 इज 28.56%। The price of sugar is increased by 20% and its consumption also increased by 30%. तो percentage increase in total expenditure. Price, consumption, expenditure. तो प्राइस शुगर का इंक्रीज हुआ 20%, यानी 5 का 6 हो गया। मैं 100 का 120 बोलूँ या 5 का 6 एक ही बात है। कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया 30%, यानी कि 10 का 13 हो गया। 30% इंक्रीज होने का मतलब 100 का 130, यानी कि 0 काट के बोलें तो 10 का 13। तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज निकालना, तो 10 5 जा कितना हो गया 50, 13 6 जा कितना हो गया 78। इज दैट क्लियर गाइज? 50 था एक्सपेंडिचर, 78 हो गया, कितना बढ़ा 28, कितने पे 50 पे, और मुझे 100 पे निकालना परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2 है तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, तो आंसर है 56% मेरा एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 10% बाय 30, देन 50% उस नंबर का क्या होगा। मैं नंबर को x मान लेता हूँ, तो उसका 20% यानी कि इंटू 20/100, और उसी नंबर का 10% यानी कि x इंटू 10/100, और ये 20% इससे कितना ज़्यादा 30, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 है। तो पूछा क्या है 50% ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का आधा कितना होगा। तो भाई मेरे पहले नंबर तो आए, आधा तो कर लेंगे। अब इसमें क्या करता हूँ मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 20/100 माइनस 10/100 इक्वल टू 30। तो फिर 100 मेरा LCM हो गया, तो ऊपर 10 आ गया 30, 0 से 0 भी गया, तो x इक्वल टू 30 10 जा 300,
तो नंबर मेरा 300 है, तो उसका 50% यानी उसका आधा मेरा आ जाएगा 150 इज़ माई आंसर। बट ऐसे मत करा करो जैसे स्कूल के बच्चे इक्वेशन बना के करते हैं, ऐसा मत करो। नंबर अज्यूम करो 100, तो उसका 20% हो गया 20, तो उसका 10% हो गया 10। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का, जबकि उन्होंने डिफरेंस कितना दिया है? 30। तो जो डिफरेंस है वो हमारा 30 है, तो इसका मतलब जो नंबर है हमारा ये 3 टाइम्स है, तो वो नंबर भी मेरा 3 टाइम्स होगा, तो मेरा नंबर एक्चुअल है 300। तो उस नंबर का आधा पूछा है 50%, तो 150 इज़ माई आंसर। तो आप इस तरह से मैनेज करें चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए बकेट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द नेट चेंज इज। तो ऐसा दिल से पूछोगे तो शायद ऐसा बोल दे वो कि यार कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, 10% बढ़ाया 10% वापस कम कर दिया तो उतना ही तो रहेगा। गाइज ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से पूछ के देख लें। पहले प्राइस था 100, अब बढ़ाया 10%, तो प्लस 10 हो गया, तो 110 हो गया। अब इसका 10% कम करा तो 11 कम करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 99। तो गाइस 100 वाली चीज़ 99 हो गई, यानी 1% डिक्रीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रहे आपको पूरा। अ पर्सन स्पेंड्स 10% सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन एजुकेशन, 30% ऑन फूड, सेविंग है 2400। तो एजुकेशन का एक्सपेंसेस कितना है? तो सैलरी 100 रुपया मान लेता हूँ। ठीक, 10% जा रहा हाउस रेंट में, तो रेंट में जा रहा 10 रुपया, ऐसा मान लेता हूँ। 20% एजुकेशन में, तो एजुकेशन में जा रहा है 20 रुपया। 30% फूड में जा रहा है, तो फूड में जा रहा है 30 रुपया। और सेविंग है 2400। अब बाय द वे यहाँ सेविंग कितनी आ रही है? ये सेविंग निकाल लेते हैं अपन। तो 30 + 20 50 + 10 60, और 100 में से 60 गया तो सेविंग आ रही है 40। जबकि उन्होंने सेविंग कितनी बताई है? 2400, जो कि इसका कितना टाइम्स है? 4 6 24 होता है, और एक जीरो और लगेगा क्योंकि एक जीरो तो ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है। तो ये 40 × 60 होता है ना, तो ये 60 टाइम्स है। तो उन्होंने एजुकेशन एक्सपेंसेस पूछा है, तो एजुकेशन का एक्सपेंसेस भी 60 टाइम्स कर लो, तो 1200 शुड बी माई आंसर। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन एन इलेक्शन वन ऑफ टू कैंडिडेट्स गॉट 40% of total votes polled but lost by 60 votes. What was the total number of votes? टोटल वोट मान लेता हूं मैं 100, और दो कैंडिडेट है ए और बी। इन एन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। तो मान लीजिए कि ये जो बी कैंडिडेट है इसको मिले 40%, यानी 100 टोटल है तो 40 इसको मिले। तो ये 60 बचे हुए इसको ए को मिले होंगे, तो ये मेरा विनर हो गया जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं, और ये मेरा लूज़र हो गया। यस नोट, ये लॉस्ट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा मेरा 20। तो कहना ही सही है 20 वोट से हारा बी, जबकि ये लॉस्ट बाय 60 वोट, या हारा कितने से? 60 से। तो जो 20 है वो मेरा 60 है, कितना टाइम से? 3 टाइम्स है। तो मेरा टोटल वोट भी कितना रहा होगा? 3 टाइम्स, दैट इज 300। सो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? सो माय आंसर इज 300। Salary of A is decreased by 30% and salary of B is increased by 20%. Then they becomes equal. Okay. Then salary of A was what percent more than B? Okay. Salary of A is decreased by 30%. मान लो A की प्रेजेंट सैलरी है X और B की प्रेजेंट सैलरी है Y। अब ए की सैलरी हमने 30% कम कर दी, यानी कि x माइनस एक्स का 30%, एम आई राइट? और y की जो सैलरी है, b की सैलरी y मान रखी है, तो वो इंक्रीज करी 20%, यानी कि y प्लस y का 20%, ये बढ़ा दिया इसको। और क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों इक्वल हो गई। अब ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ तो पता चलेगा एक्स वाई में क्या कनेक्शन है ना। एक्स में से एक्स का 30% गया,
तो ये 0 से 0 गया, कैन आई से x माइनस 0.3x, तो ये 0.7x हो गया। y में y का 20% ऐड करेंगे तो y प्लस 0.2y, तो कैन आई से ये 1.2y हो गया। सो x अपॉन y इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आ गया x अपॉन वाई इक्वल टू 12/7। इससे हमें कुछ मिल जाएगा, रेशो मिल गया दोनों का। तो सैलरी ऑफ ए बी की सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये x हो गया मेरा 12 और y हो गया 7, तो ये 12 7 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है कितने पर, बेस 7 पर, तो परसेंटेज में कितना, तो 5/7 इंटू 100। इज़ दैट क्लियर? तो बड़े आराम से अब तो आंसर मिल जाएगा मेरे को। 7 से 12, x मेरा 12 आया, y मेरा 7 आया, तो ये 12 7 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 5/7 इंटू 100। बाई द वे 1/7 होता है 14.28%, तो 5/7 इसका 5 टाइम्स होगा, तो 71 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि 5 टाइम्स करूँगा तो ये 70 तो 14 का हो गया, और 0.28 का 5 टाइम्स करूँगा तो 1.25 के आसपास आ जाएगा। So it is nearly about 71 to 72% approximately is my answer. तो ये अप्रोक्स वैल्यू भी चलेंगे हमारे। आफ्टर 6 years the age of ऐश्वर्या will increase by 25% then her present age is। 6 साल बाद ऐश्वर्या की एज 25% इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, मान लेता हूँ मैं उसकी प्रेजेंट एज 100 साल है, तो 25% इंक्रीज होने का मतलब 125 हो जाएगी, तो मतलब बढ़ी कितनी, 25, और यहाँ बढ़ना कितना बताया, 6 साल, तो जो 25 है वो 6 है, तो जो 100 है वो कितना होगा। शायद ये बात समझ आई आपको, है ना? तो 25 का 4 टाइम्स है 100, तो 6 का 4 टाइम्स हो जाएगा 24। ऐसे भी अपन कनेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर। तो प्रेजेंट एज ऐश्वर्या की पता चल गई 24। ये एक तरीका है इसको करने का। और एक तरीका आपको बताता हूँ। मान लो ऐश्वर्या की प्रेजेंट एज है x, तो 6 साल बाद हो जाएगी x प्लस 6, और 6 साल बाद उसकी एज 25% बढ़ी, तो वो 1.25x के बराबर होनी चाहिए। सो कैन आई से 6 इक्वल टू 1.25x माइनस x, तो 6 इक्वल टू 0.25x, तो ये 6 इक्वल टू 1/4x, तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू x। तब भी मेरा आंसर आ रहा है 24। तो वी कैन मैनेज, इस तरह से अपन कर सकते हैं चीज़ों। ओ माई गॉड, fresh watermelon has 90% water and dry has 20% water. A dry watermelon weighs 2 kg, then the weight when it was fresh. Okay, watermelon fresh और dry, फर्क ही किस बात का होता है? वाटर कंटेंट कम हो जाता है, और क्या होता है? फ्रेश और ड्राई में एक ही बात का फ़र्क है, चाहे वो वाटरमेलन हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो डेट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो वो थोड़े टाइम के बाद वो मॉइस्चर कंटेंट, पानी उसका कम होता चला जाएगा, तो वो फ्रेश से ड्राई हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि फ्रेश वाटरमेलन के अंदर 90% वाटर है। ठीक है भाई, फ्रेश के अंदर 90% वाटर है, तो इसका मतलब यदि फ्रेश वाटरमेलन की क्वांटिटी x है, तो वाटर कंटेंट हो जाएगा 0.9x। तो बचा क्या? 0.1x, ये उसका सॉलिड पार्ट है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। जब वो फ्रेश से ड्राई हो गया तो उसका वेट बचा 2 kg, ये लिखा ना, ड्राई वाटरमेलन का वेट 2 kg। ठीक है, तो इसके अंदर पानी का कंटेंट है, ड्राई के अंदर 20% वाटर है, तो 2 का 20%, 2 इंटू 20%, 0 से 0 गया तो 0.4 हो गया है। आई होप बात समझ आई होगी। वैसे भी 2 का 10% 0.2, तो ये 0.4 हो गया, और 2 में से 0.4 यदि ये है तो बचा 1.6, इसका सॉलिड पार्ट हो गया। यस नो? अब इसका सॉलिड पार्ट ये है,
और इसका सॉलिड पार्ट ये है, और दोनों में सॉलिड पार्ट तो वही रहेगा, केवल लिक्विड पार्ट वाटर का ही तो चेंज होएगा। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे। सो आई कैन मेक देम इक्वल। 0.1x किसके बराबर है? 1.6 के। सो x अपॉन 10 इक्वल टू 16/10, तो ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 16 इज माई आंसर। तो जब वो फ्रेश था तो 16 kg उसका वेट था। नाउ अब वो ड्राई हो गया तो बचा 2 kg। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। इस तरह से अपन उसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। क्लियर गाइस? The volume of one cube is 700% more than another cube. Then the surface area of smaller cube is what percent less than bigger one? क्यूब समझते हैं ना? क्यूब का एक डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज करिए स्मॉलर क्यूब है, 700 मोर देन अनदर क्यूब। एक बड़ा क्यूब बना देता हूं। इसका जो वॉल्यूम है इससे 700% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम यदि 100 है तो ये 100 पे 700 ज़्यादा है, यानी इसका वॉल्यूम 800 है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो कहना से वॉल्यूम का रेशो हो गया इन दोनों के 1:8। 100 और 800 कैंसिल करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? 1:8। इज दैट क्लियर गाइस? ये एक छोटा सा रूल याद रखना कि यदि वॉल्यूम का रेशो 1:8 है तो जो साइड है इसकी उसका रेशो हो जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि साइड के रेशो से वॉल्यूम का रेशो निकालना हो तो क्यूब करना पड़ता है। तो क्यूब के रेशो से साइड का रेशो निकालना है तो क्यूब रूट करना होगा, तो ये आ जाएगा 1:2। क्यूब रूट हो गया। और साइड का रेशो यदि ये है तो एरिया का रेशो इसका स्क्वायर टाइम्स होगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये फंडे याद रखना, फटाफट काम हो जाएगा। तो एरिया का रेशो 1:4 है। तो पूछा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज व्हाट परसेंट लेस देन बिगर वन, यानी ये एरिया इससे कितना परसेंट कम है। तो ये 1 4 से कितना कम है? 3। और बिगर वन से कंपेयर करें तो बिगर वन का एरिया नीचे आएगा, तो 3/4 × 100। परसेंटेज की बात करें तो ये मेरा बना 75%। इज दैट क्लियर? The income of A is 60% of income of B and expenditure of A is 70% of expenditure of B. Income of A is 75% of expenditure of B. Then what is the ratio of saving of A and B? A और B, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इनकम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेविंग। ए की इनकम 60% है, बी की इनकम, तो इसको x मान लेंगे तो ये 0.6x हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर ए का 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये 0.7y हो जाएगा। तो इसकी सेविंग हो जाएगी 0.6x माइनस 0.7y, और इस बंदे की सेविंग x माइनस y हो गई। तो इस सेविंग का हमको रेशो निकालना है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इनकम ऑफ ए यानी कि 0.6x इक्वल टू 75% का मतलब 3/4। 70 इनकम ऑफ ए यानी कि ये चीज़ 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो बी का एक्सपेंडिचर है वाई, तो ये ऐसा है। इसको और सॉल्व करें तो 0.6 मतलब 6/10, तो 3/5x इक्वल टू 3/4y। 3 से फिर 3 कैंसल, तो 4x इक्वल टू 5y, या फिर x अपॉन y का रेशो हो गया 5/4। तो जहाँ पे x है वहाँ 5 रख दो और जहाँ y है वहाँ 4 रख दो, तो आई होप जल्दी आंसर आ जाएगा। 5 - 4, ये तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं 1, और 0.6x हो जाएगा। x 5 लेंगे तो 5 × 0.6 यानी कि 3 माइनस 7.7 × y को मैं 4 लेता हूँ, तो 4 7 = 2.8, तो 3 में से गया 2.8, तो 0.2:1, और सिंप्लीफाई करें 5 गुना कर दो तो 1:5 इज द आंसर। इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए,
गाइस मैं आपको बहुत स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताता हूँ, कैसे जल्दी इस क्वेश्चन का हम आंसर लाएंगे। इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग, ये ए बंदा, ये बी बंदा। ए की इनकम बी का 60% है, मतलब 5 का 3 बोल सकता हूँ मैं ऐसा। यदि ये 5 है तो ये 3 है, इसका 60%। और इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इनकम ए का 75% बी के एक्सपेंडिचर से, तो कहना इसे बी का एक्सपेंडिचर 4 एज्यूम कर लूँ तो 4 का 75% 3, ये भी मेरा कनेक्शन बन गया और ये भी मेरा कनेक्ट हो गया बहुत सही तरीके से। अब बोला क्या है, एक्सपेंडिचर ए का 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो इसका 70% 4 का कितना हो गया 2.8। इज दैट क्लियर गाइज? तो 3 में से गया 2.8 तो 0.2 ये बचा, और 5 में से 4 गया तो 1.2:1 एग्जैक्ट वही तो आ गया जो यहाँ आया था। सो आई गेट 1:5। तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं गाइज। इज दैट क्लियर? आप अपने कंफर्ट के लिए आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे 50 ले लो तो ये मेरा 30 हो जाएगा, तो ये मेरा 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 का 75% 30 तो होगा। अब इसका 70% मेरे को ये चीज़ चाहिए तो ये 28 हो गया, तो ये डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो डायरेक्ट 1:5 आ गया। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कैसे भी करें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो जैट के अंदर पूछा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा। इन ए क्लास द बॉयज़ आर 30 मोर देन गर्ल्स. After admission of some new girls, the ratio of boys and girls becomes 3:5. Then find the number of boys as a percentage of smallest possible number of new admission of girls. तो बॉयज़ गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं? 30 ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरा, आफ्टर एडमिशन ऑफ सम न्यू गर्ल्स द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम्स 3:5। तो बॉयज़ अपॉन पहले से गर्ल्स थी जी, और नया एडमिशन हो गया, सपोज करो जी डैश, तो ये जो नया रेशो आया ये आ रहा 3:5। क्लियर गाइस? अब मैं थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करके बताता हूँ। बी की जगह मैं लिख सकता हूँ G+30 डिवाइडेड बाय G+G डैश इक्वल टू 3/5। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा आ रहा 3G + 3G डैश इक्वल टू 5G + 150। तो 3G डैश इक्वल टू, ये 3G को उधर ले जाऊंगा तो 5G में से लेस होकर के 2G + 150 बचा, तो G डैश मेरा आ जाएगा 2/3G + 150 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन मेरे को मिल गया, इससे मैं G डैश निकालने का ट्राई करूँगा। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एज ए परसेंटेज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ डिवाइडेड बाय नए एडमिशन कितने थे, G डैश इंटू 100, ये चीज़ मेरे को निकालना है। तो G डैश के तो कई सारे वैल्यू होंगे जो डिपेंड करेंगे G पे, पर उन्होंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला है, तो मैं G ऐसा ले सकता हूँ जो 3 से कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं ले सकता। G को 1 ले नहीं सकता, 2 ले नहीं सकता, तो मिनिमम G को मेरे को 3 लेना ही पड़ेगा। तो यदि मैं G को 3 लेता हूँ तो मेरे को G डैश मिलेगा 2/3 इंटू 3 यानी 2 + 50 यानी फाइनली 52 आ गया। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, और G को यदि मैं 3 लेके यहाँ रखता हूँ तो B आ गया मेरा 33। तो बॉयज़ मेरे आ गए 33 और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ गर्ल्स न्यू 52। सो 33/52 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज़ माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? सो 33/52 मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरा हो जाएगा 3300/52। इज दैट क्लियर गाइज? तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये मेरा आंसर है परसेंटेज के अंदर। तो आई होप बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेके फिर एंड करेंगे इस चैप्टर का। 8 real sisters are maternal aunt of 11, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 13 children respectively. If the sisters who have odd number of children are all boys and the sisters who have even number of children are all girls, then find the girls as a percentage of boys. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, जहाँ पर इन सिस्टर्स के नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हमको फाइंड करने हैं। तो मैं इन सिस्टर का कुछ नाम रख देता हूँ, A B C D E F G H।
इज दैट क्लियर गाइस? इस ए सिस्टर ये 11 बच्चों की मेटरनल आंट है। मैं मान लेता हूँ उनके टोटल बच्चे एक्स हैं सबके मिला करके, तो एक्स में से ये सिस्टर 11 बच्चों की मौसी है, मेटरनल आंट है, तो इसके बच्चे बचे कितने? एक्स माइनस 11 जो बच्चे इसके खुद के हुए, इसके बच्चे हो गए एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 13 एंड एक्स माइनस 13। ये इनके खुद के बच्चे हो गए, जिनका टोटल कितना आना चाहिए? एक्स। यही तो हमने अज्यूम करा हुआ है सारे बच्चों का टोटल। तो ये मेरा एक्स 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 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स आएगा, तो 8x हो जाएगा। और ये 11, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 13 सबका टोटल करके देखिएगा 98 आ जाएगा। तो 8x माइनस 98 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा, तो 7x इक्वल टू 98, सो x इक्वल टू 14। यानी सारी सिस्टर्स के मिला के 14 बच्चे हैं। तो अब इनके खुद के बच्चे निकल आएंगे, x 14 माइनस 11, तो a के बच्चे कितने हो गए? 3, b के 1, c के 2, 2, 2, 2, 1 और 1। अब जिनके बच्चे ऑड हैं, ऑड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो सारे बॉयज़ हैं। तो एक तो ये 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, तो बॉयज़ हो गए 6। और गर्ल्स जिनके इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो सारी गर्ल्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 8 हो गई गर्ल्स। तो पूछा क्या है? फाइंड द गर्ल्स एज ए परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स हैं 8 एज ए परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ आएगा अपॉन में 8/6 इंटू 100, सो आई गेट 4/3 इंटू 100, सो दिस आंसर इज 133.33%। इज दैट क्लियर गाइज? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से सक्सेस आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।